नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 17। ठीक है, तो 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अभी तक हमने जो 16 सेट यहाँ पर दिए हैं, सभी सेट जो हैं टॉप 40% से संबंधित, यानी टॉप 40 हर एक सेट में मिलेंगे। तो इस तरह से कैलकुलेट करिए कितने प्रश्न आप लोगों को दिए जा चुके हैं, और इसी तरह से हमारी श्रृंखला कंटिन्यू चलती रहेगी। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग सेट वाइज जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए सभी प्रश्नों को अटेंड करें, मॉक टेस्ट के रूप में अपना स्कोर चेक करें और देखें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू देखेंगे, इसी तरह से सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, इजी टू हार्ड की तरफ हैं। जितने भी प्रश्न हमारे बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जैसा कि सिलेबस आपका दिया गया उसी तरीके से प्रश्न बनाए गए हैं। और डेली मॉर्निंग में आप लोगों को एक वीडियो यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, किसी भी प्रश्न में अगर डाउट रहता है तो कमेंट आप जरूर किया करें। अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहीं से आप जुड़िएगा, वहीं से आप इसकी पीडीएफ भी फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना। पहला प्रश्न लिया गया, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो आपको बताना है जो हमारी फूड चेन है, यानी कि खाद्य श्रृंखला है, उसमें ऊर्जा का मेन यानी प्राथमिक स्रोत क्या है। ठीक है, तो प्राथमिक स्रोत क्या है ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप अपना सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। तो जो प्राथमिक स्तर है उसमें हरे पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश दिया गया है, सूर्य का जो प्रकाश, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 2। विश्व जल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो यहाँ पर बताना है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। देखिए 2 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 और 3 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर अपना सिलेक्ट करेंगे। बोला गया वैज्ञानिक शब्दावली रटाना, तो रटाने वाली कोई बात इसमें नहीं होगी। केवल परीक्षा पास करना, तो केवल यहाँ पर शब्द लग गया, तो इसलिए यहाँ पर ये भी हमारा नहीं सही होगा। पर्यावरण के नाम याद रखना, ये तो कतई हटा दो। विद्यार्थियों को उनके बाहरी परिवेश से जोड़ना, यही हमारा परिवेश है। ठीक है, यानी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों को उनके बाहरी परिवेश से जोड़ना। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। एकल परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार का मुख्य दोष क्या हो सकता है। देखिए, एकल परिवार और संयुक्त परिवार का यहाँ पर संयुक्त परिवार का मुख्य दोष पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा मुख्य दोष यहाँ पर यानी कि कारण यानी कि कमी हो सकती है। सुरक्षा की कमी, तो संयुक्त परिवार में जो सुरक्षा की कमी तो नहीं होती, क्योंकि संयुक्त परिवार में चाचा चाची दादा दादी यानी सभी लोग होते हैं, तो यहाँ पे सुरक्षा की कमी नहीं हो सकती, यानी बिल्कुल सही है सुरक्षा की कमी। ठीक है, तो ये तो कारण हटा दो, कमी सुरक्षा की कमी नहीं होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कमी और कला की संभावना। अब देखो, संयुक्त परिवार है तो सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं और सभी लोग एक दूसरे का यानी कहना मानते हैं। ठीक है, और इसका मुखिया जो होता है वो बड़ा व्यक्ति होता है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कमी रहती है और कला की संभावना बनी रहती है। अक्सर आपने देखा होगा कोई लोग, मतलब ज़्यादातर मोस्टली इस समय जितने भी हैं एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं, संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं। जैसे ही शादी होती वो लोग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो संयुक्त परिवार में जो मुख्य दोष जो देखा जा रहा है, तो यही देखा जा रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कमी रहती है और कला की संभावना रहती है। तो ये भैया संयुक्त परिवार की मेन कमी है। बच्चों की देखभाल ना होना, ये तो भैया आपके बच्चों की देखभाल बहुत ही अच्छे से होती उसमें है। ठीक, अधिक खर्च, भाई संयुक्त परिवार है तो अधिक खर्च तो वैसे भी होता है, लेकिन इसमें मेन जो मुख्य दोष यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन बी ही दिखाई पड़ रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 5। विटामिन ए की कमी से होने वाला रतौंधी
रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप बताएंगे रतौंधी रोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित यानी अफेक्ट होता है? तो अब रतौंधी रोग है तो विटामिन, यहाँ पर जो आँख है तो आँख ही हमारी प्रभावित होगी ना। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग जो होता है, जो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात के समय हमें दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, तो ये होती है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग। अब ये हमारी आँख को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6, ध्रुपद मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? तो आपको बताना है यहाँ पर ध्रुपद मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वाराणसी में। ठीक है, 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी यानी वाराणसी में। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या 7, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध नगर, जो कि नोएडा में पड़ता है। तो गौतम बुद्ध नगर जो है एक ऐसा जिला है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 8, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई सबसे कम किस मौसम में हो जाती है? तो ओजोन परत की जो मोटाई है सबसे कम किस मौसम में हो जाती है, ये बताना है। तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसंत ऋतु में। तो वसंत ऋतु याद रखिएगा, इस ऋतु में ओजोन परत की मोटाई सबसे कम होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 9, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसुप्पा किस राज्य में है? ठीक है, तो वाटरफॉल में बताना है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसुप्पा, क्योंकि इसी का नाम है, तो किस राज्य में स्थित है? तो आपको ये बताना है। 9 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। ये शरावती नदी पर बना हुआ है। कौन सा जलप्रपात? तो जोग कहे या गरसुप्पा, तो याद रखिएगा शरावती नदी पर। शरावती नदी कहाँ पर बहती है? तो आप बताएंगे कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश, ठीक है, सबसे बड़ा देश पूछा गया है, तो सबसे बड़ा देश आपको यहाँ पर बताना है। तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दूसरा शब्द लगाया गया है, दूसरा सबसे बड़ा देश, दूसरे नंबर का। पहला तो रूस ही है, दूसरा है यहाँ पर कनाडा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बुंदेलखंडी संस्कृति का प्रभाव सबसे अधिक है? कौन सी संस्कृति? तो आप बताएंगे बुंदेलखंडी संस्कृति। इन सभी अब क्षेत्र वो बताना है कौन सा है। 11 का यहाँ पे राइट आंसर देखना है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झांसी और ललितपुर। ठीक है, याद रखिएगा, ये बुंदेलखंडी संस्कृति का सबसे अधिक प्रभाव यहीं पर देखा जाता है। कहाँ पर? झांसी और ललितपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 12, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो आपको यहाँ पे बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए, तो सन बताना है। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वें संशोधन में। ठीक है, तो ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो आप याद रखिएगा 1976 में हुआ था। कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1976 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपको बताना है राज्यसभा का पदेन सभापति यानी चेयरमैन कौन होता है। तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। कौन होता है? तो आप बताएंगे उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम कब पारित हुआ था? कौन सा अधिनियम? तो पंचायत राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 14 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है
देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1948 में। तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 1948। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 15। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर आप सिलेक्ट करेंगे। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो आप बताएंगे 18 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर दी गई है 16। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल स्थित हैं? वर्तमान डेटा के अनुसार आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा रामसर जो साइट है यानी स्थल हैं, सबसे ज़्यादा किस राज्य में हैं, उस राज्य का नाम बताना है। 16 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 17। पेयजल को जीवाणु मुक्त करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है यानी यूज की जाती है? तो पेयजल को जीवाणु मुक्त करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो 17 का राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन डी, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे क्लोरीन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 18। उत्तर प्रदेश की यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा कहाँ बनाती हैं? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा कहाँ बनाती हैं? 18 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सहारनपुर और शामली के पास। कहाँ पर? तो आप बताएंगे सहारनपुर और शामली के पास। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? ठीक है, तो अपना राइट आंसर बताना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? कौन सा अनुच्छेद है? 19 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 365। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 20। पराबैंगनी किरणों का सबसे अधिक हानिकारक प्रभाव क्या हो सकता है? तो अल्ट्रावायलेट रे जो होती हैं, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, ये सबसे अधिक हमारे लिए हानिकारक हैं। तो इनमें से कौन सी चीज़, कौन सी डिसीज़ सबसे अधिक मात्रा में यानी हो सकती है पराबैंगनी किरणों के द्वारा? यानी 20 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, ऑप्शन बी हो जाएगा, त्वचा कैंसर, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट की कांटेक्ट में आती हैं। तो त्वचा कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या है 21। विटामिन B1 जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको बताना है विटामिन B1 जिसे हम थायमिन कहते हैं, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 21 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। अब देखिए 21 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा? बेरी रोग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 22। देखिए, पारिस्थितिकी में जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 22 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। देखिए 22 का यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 23। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। कब? 3 मार्च। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ से गंगा नदी जो है प्रवेश करती है, उसका नाम बताना है।
तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन ए हो जाएगा, वो बिजनौर जिला है। तो बिजनौर जिले के माध्यम से गंगा जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25। पर्यावरण शिक्षा में अवलोकन विधि का मुख्य लाभ क्या है? तो आपको बताना है पर्यावरण शिक्षा में अवलोकन विधि जो है का मुख्य लाभ क्या है, ये बताना है। तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रत्यक्ष अनुभव का विकास। ठीक है, यही यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। यूनिवर्सल डोनर जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वदाता, क्या कहते हैं? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता जो सभी को रक्त दे देता हो, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर जो सभी को दे सकता है, वो कौन सा इसमें ग्रुप है? तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो 26 का राइट आंसर आपको बताना होगा ऑप्शन डी, यानी यहाँ पर ग्रुप जो डी दिया गया है ऑप्शन डी, ये सर्वदाता कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 27। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे कितने गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं? हमसे कितने गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं, ये बताना है। 27 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमसे वो 4 गुना दूर देख सकते हैं। कितने गुना? 4 गुना। तो 27 का ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या 28। एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो आपको बताना, जो हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं तो गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सी चीज़ मिलाई जाती है जिससे पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है? 28 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, 28 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एथिल मरकैप्टन। ठीक है, याद रखिएगा, एथिल मरकैप्टन गैस उसमें मिला दी जाती है। इसमें गंध होती है, बाकी जो एलपीजी होती है, अन्य जो इसमें घटक होते हैं वो गंधहीन होते हैं, यानी उसमें कोई भी किसी भी तरीके से सुगंध नहीं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। बीजों के प्रकीर्णन के लिए नारियल का पौधा मुख्य रूप से किसका सहारा लेता है? ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न यह भी बनता है। तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी जल का माध्यम लेता है। जल के माध्यम से जो कोकोनट होते हैं वो एक स्थान से तैरते हुए दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं, वहीं पर वो पौधे ग्रो कर जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30। खेजड़ी गांव जो कि राजस्थान में पड़ता है, तो खेजड़ी गांव में पेड़ों की रक्षा के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया था? तो कितने लोगों ने लगभग बलिदान दिया था? क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है, इस पर प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो अलग अलग प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, लगभग यहाँ पर 363 से अधिक। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31। उत्तर प्रदेश में कंपिल मेला किस धर्म से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में जो कंपिल मेला लगता है ये किस धर्म से संबंधित है? 31 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 32। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो आपको यहाँ पे बताना है सुनामी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है। तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, जापानी शब्द है। ठीक है, तो सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो आप बताएंगे जापानी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। निर्जलीकरण होने पर रोगी को क्या देना सबसे उपयुक्त है, जिसे हम डिहाइड्रेशन के नाम से जानते हैं? तो निर्जलीकरण होने पर रोगी को क्या देना सबसे उपयुक्त माना जा सकता है, इसमें से बताना है। तो 33 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ORS। ORS का घोल देना सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 34। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो उस जिले का नाम बताना है जहाँ से ये मानक समय रेखा गुजरती है। तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। देखिए 34 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयागराज। तो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, यहाँ से प्रयागराज यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या 35। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
तो आपको बताना क्षेत्रफल के अनुसार बोला गया है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। 35 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। तो लद्दाख यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या है 36। सदाबहार वन भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको बताना है सदाबहार वन भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी राज्यों में। ठीक है, तो यहीं पर सदाबहार वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, भारतीय संविधान के भाग 9 का संबंध किससे है। तो भाग 9 जो है किससे संबंध रखता है ये बताना है। 37 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचायती राज से। तो भाग 9 में पंचायती राज के बारे में लिखा गया है। अगला है प्रश्न संख्या 38। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है ये बताना है। 38 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है और 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं तो आप बताएंगे भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या 39। चंबल नदी किस मुख्य नदी की सहायक नदी है। तो आपको बताना है चंबल नदी किस मुख्य नदी की सहायक नदी है। 39 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, यह जो है यमुना की मुख्य नदी है। किसकी है तो आप बताएंगे यमुना की मुख्य नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 40। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पर अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे अफ्रीका को। अगला प्रश्न लिया गया और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, एक प्रश्न इसमें एक्स्ट्रा आ गया। तो भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बांध किस नदी पर बना है। तो बहुउद्देशीय बांध जिसे हम भाखड़ा नागल, ठीक है, बांध के नाम से जानते हैं, तो ये किस नदी पर बना है। देखिए 41 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। जो बहुउद्देशीय बांध है ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर तो आप बताएंगे सतलुज नदी पर। या भाखड़ा नागल डैम या बांध की बात करें तब भी आपको यही आंसर बताना है, सतलुज नदी। इस तरह से हमने टॉप 41 यानी टॉप 40 की जो सीरीज चल रही थी ये हमने यहाँ पर इस तरह से प्रश्नों को यहाँ पर शेयर किया। बाकी किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।